नहीं, ये क्या कर रहे हो भगवान? रुक जाओ, मेरी मेहनत मत छीनो। बच्चों का निवाला छीन रहे हो तुम। गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। हल्की धूप, खेतों से आती पकी फसल की खुशबू और चौपाल पर बैठे किसानों के चेहरों पर महीनों बाद सुकून की मुस्कान। किसी के हाथ में चाय का कुल्हड़ था, किसी के कंधे पर गमछा। कोई खेत की दिशा में देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, तो कोई बार बार अपनी फसल की तारीफ कर रहा था। रामदीन काका की आवाज़ पूरे चौपाल में गूंज रही थी। इस बार तो भगवान ने सच में सुन ली रे भाइयों। देखो खेत कैसे लहरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी ने सोना उगला हो। दूसरे कोने पर बैठे श्यामलाल ने गमछा कंधे पर रखते हुए कहा, भैया, इस बार तो मेरा पहला काम साहूकार का हिसाब चुकता करना है। बहुत दिन हो गए सर पर कर्ज का बोझ ढोते ढोते। अरे भैया, इस बार तो मैं ही लाला का सारा कर्जा चुका दूंगा। लाला के ब्याज ने मेरी कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल भैया, इस बार तो आपकी फसल बहुत अच्छी आई है। गांव की हवा में सिर्फ फसल की बात नहीं थी, भविष्य की चर्चा थी। किसी के लिए ये साल कर्ज से मुक्ति का था, किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई का, किसी के लिए नई साड़ी का, किसी के लिए घर की टूटी दीवारों पर नई परत चढ़ाने का। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग भी खुशी के इस समुद्र में अपनी अपनी लहरें जोड़ रहे थे। जब खेत हरा भरा रहता है तो किसान का मन भी जवान रहता है। सही बात है। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य भी हमारे साथ बैठकर रोटी खाएगा। सब हंसती। किसी की हंसी में मजबूरी थी, किसी की हंसी में उम्मीद। लेकिन उस सुबह गांव के हर कोने में सपनों की गर्माहट थी। बच्चे स्कूल चले गए। धीरे धीरे चौपाल खाली होने लगी। लोग अपने काम पर चल दिए। महिलाएं अपने काम में लग गईं। कुछ दिन बाद स्कूल की छुट्टी का दिन था। बच्चे बड़े उत्साह में खेल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि किसको क्या मिलेगा इस साल। तभी नन्हा मोनू अपनी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी हाथ में घुमाते हुए बोला, पापा ने कहा है कि फसल बिकते ही मेरे लिए साइकिल दिलाएंगे। बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे थे। तभी रामदीन उस रास्ते से गुजरे तो एक बच्चे ने पूछा, राम राम काका, विक्की आज खेलने क्यों नहीं आया? बेटा सोने खेत पर फसल की रखवाली कर रहा है। काका, आप विक्की को क्या दिला? और उसने अभी तक कुछ बताया नहीं है। रामदीन बच्चों से बात करके सीधा अपने खेत की तरफ जाता है। सुबह की हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे खेतों पर बिखर रही थी। आसमान साफ था और हवा में एक नई उम्मीद घुली हुई थी। उसी नर्म धूप में खेतों में खड़ी पकी हुई फसल ऐसे चमक रही थी जैसे धरती ने अपने आंचल में सोना सजा लिया हो। सुनहरी फसल को देखते ही रामदीन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया और फिर वो अपने काम में लग गया। दोपहर का समय हो चुका था। रामदीन काम करते करते बार बार पगडंडी की ओर देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, सीता अभी तक आई क्यों नहीं? तभी हाथ में खाने की पोटली लिए सीता धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रही थी। लहराती सुनहरी फसल को देखकर सीता के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में सुकून और गर्व दोनों एक साथ चमक रहे थे। विक्की के पापा, अब थोड़ा आराम कर लो। देखो फसल कैसी झूम रही है। इस बार तो लगता है कि खलिहान छोटा पड़ जाएगा। सीता, इस बार सब ठीक होगा। इस सुनहरी बाली को देख रही हो? ये बाली नहीं, विक्की की स्कूल की फीस है। पिछले साल लाला का जो ब्याज बाकी रह गया था, इस बार उसे भी मुंह पर मार कर आऊंगा। फिर देखना सीता, ना कोई चिंता होगी, ना कोई डर। बस हम होंगे और सुकून की वो नींद जिसका इंतजार हम इतने सालों से कर रहे हैं। सच में? क्या इस बार हमें साहूकार की चौखट पर सर नहीं झुकाना पड़ेगा?
नहीं सीता, अब बहुत हुआ। इस बार की फसल सोने जैसी है, मंडी में इसका अच्छा दाम मिलेगा। तभी रामदीन के खेत के पास से रमेश, पड़ोसी किसान, गुजरता है। रामदीन भैया, कितनी सुनहरी लग रही है आपकी फसल। इस बार बाजार में बढ़िया भाव मिलेगा। हाँ भाई, मैंने इस बार नया बीज बोया है, अगली बार तुम भी यही बीज बोना। दिन भर की मेहनत के बाद रामदीन रात में खाना खा रहा था। तभी उसे मोनू की बात याद आ गई और उसने सोनू से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? इस साल फसल अच्छी आई है, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो बोल सकते हो। बापू, मैं शहर के कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। मैं कृषि विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि हमारे खेतों में कब क्या चाहिए होता है। मैं खेती को वैज्ञानिक नीति से कैसे कर सकते हैं, इस पर शोध करना चाहता हूँ ताकि किसान को उसकी पूरी मेहनत का लाभ मिल सके। बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे तू इन साहूकारों और बिचौलियों के चक्कर में ना फंसे। मैंने तो अपनी जिंदगी इन कर्जों और परेशानियों में काट दी, पर तेरी किस्मत मैं अपने जैसी नहीं चाहता हूँ। तेरी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी बेटा। सुनो जी, मैं भी यही सोच रही थी कि इसका एडमिशन करा देते हैं, अच्छा रहेगा। इसके साथ वाले भी शहर चले गए हैं। सभी खाना खा पीकर चैन से सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में मौसम अचानक से बदलने लगता है। हवा तेज होने लगी और साथ दूर बिजली के कड़के की आवाज सुनाई दी। सभी किसानों की नींद मानो उड़ गई। कोई भी किसान उस रात सोया नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करता रहा कि बस बारिश मत करना। आज की सुबह कुछ अलग थी। न सूरज की किरणें खिली थी, न ही वो रोज वाली चहल पहल थी। आसमान पर बादलों की चादर थी और हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। चौपाल पर बैठे किसानों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। होठ खामोश थे, लेकिन दिलों में बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, अभी बारिश मत देना। अरे भाइयों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग वाले भी कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी। कुछ ही देर में सब अपने अपने खेत पर निकल गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत अपना रंग दिखाने लगी। बादल काले होने लगे, हवा आंधी में बदलने लगी, बिजली चमकने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और बारिश होने लगी। इतिहास गवाह है, कुदरत जब अपना आपा खोती है तो वो ये नहीं देखती कि नीचे किसका घर जल रहा है या किसकी लकड़ी छिन रही है। बहुत तेज बारिश होने लगी। लोग अपने बच्चों जानवरों को घर के अंदर कर ही रहे थे। तभी टप टप की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। रामदीन पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ते हुए चीख रहा था। नहीं, ये क्या कर रहे हो भगवान, रुक जाओ। अभी तो इसे काटना बाकी था, मेरी मेहनत मत छीनो। हे ईश्वर, ये ओले नहीं, मेरे बच्चों का निवाला छीन रहे हो तुम। विक्की के पापा, वापस आ जाओ, अपनी जान मत जोखिम में डालो। सब खत्म हो गया जी, सब खत्म हो गया। ये कैसा इम्तिहान है मालिक, क्या एक गरीब की दुआ तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? ये फसल नहीं गिरी है, मेरा पूरा संसार मिट्टी में मिल गया है। बारिश रुक गई है, खेत पानी से भर गए और फसल मिट्टी में दबी है। आज चौपाल पर डरावनी खामोशी फैल गई। महिलाएं रो रही थीं।
बच्चे शांत बैठे हुए थे। लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद कुछ तो बच जाए। उसने तुरंत हार्वेस्टर वाले को फोन किया। भाई जरा मेरे खेत में मशीन ले चलो, जितनी जल्दी हो सके बची खुची फसल निकालनी है। अरे रामदीन भाई, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। खेत में कीचड़ भरा है, मशीन अंदर गई तो फंस जाएगी, और फिर ये गीली फसल काट के करोगे क्या? कोई खरीदेगा नहीं और मशीन का डीजल ऊपर से जाएगा। माफ करो भाई, मैं गीली फसल नहीं काट। रामदीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गीली फसल को बचाना चाह रहा था, इसलिए वो हाथ से फसल काटने वालों के पास गया। भाई तुम लोग मेरी फसल काट दोगे क्या? जो भी मजदूरी बनेगी मैं दे दूंगा। रामदीन काका, हम हाथ से भी नहीं काट पाएंगे। फसल पूरी तरह गल चुकी है, इसमें से दाना निकालना नामुमकिन है। हमें कहीं और काम मिल रहा है, हम वहां जा रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, बस भाई मदद करो। काका, खेत में पानी भरा हुआ है, हम हाथ से भी नहीं काट पाएंगे। गीली फसल काटने में मेहनत बहुत लगती है और पैसे कम। माफ कीजिए काका, हमने कहीं और बात कर ली है, वहां जाना पड़ेगा। जब मुसीबत आती है तो सिर्फ हालात ही नहीं बदलते, संसाधन भी एक एक कर साथ छोड़ देते हैं। रामदीन के पास अब ना उम्मीद बची थी, ना कोई सहारा। बस रह गई था एक बेबस टूटा हुआ दिल। रामदीन अभी इस सदमे से निकल भी नहीं पाया था कि दरवाजे पर साहूकार आ खड़ा हुआ। क्यों रामदीन, सुना है आसमान ने तुम्हारी किस्मत पर ओले बरसा दिए। बड़ा घमंड था ना कि इस बार ब्याज मुंह पर मारूंगा। लाला आप तो देख रहे हैं फसल पूरी बर्बाद हो गई, बस एक बार और मोहलत दे दीजिए। मोहलत? अरे मूर्ख, मेरा रुपया कोई सरकारी खैरात नहीं है। पिछले साल का 50,000 और इस बार का खाद बीज का पैसा सब मिलाकर 1,20,000 होता है। और याद रखना, ब्याज अब ये 5% नहीं 10% महीने का होगा। लाला, इतना ब्याज तो बैंक भी नहीं लेता, हम कहाँ से लाएंगे? बैंक के पास कागज चाहिए होते हैं। मैंने तुम्हारी शक्ल देखकर पैसा दिया था। अगर हफ्ते भर में इंतजाम नहीं हुआ तो ये घर और वो बंजर खेत सब मेरा होगा, समझा? या तो पैसा लाओ या अपनी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाओ। साहूकार की जुबान कड़वी नहीं, जहरीली थी। उसे फसल के बर्बाद होने का दुख नहीं था, उसे तो बस उस जमीन को हड़पने का अवसर दिख रहा था। सुनिए जी, रात भर करवटें बदलते रहते हो, क्या साहूकार की बातें अभी भी कानों में गूंज रही हैं? क्या करूं मीना, कैसे अपना खेत उस साहूकार को दे दूं? कितने सपने देखे थे हमने, बेटे का कॉलेज में एडमिशन, कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। विकी के पापा, मुझे लगता है कि हमें इस सरकार से मदद लेनी चाहिए। सुबह होते ही भारी कदमों और बुझी हुई आंखों के साथ रामदीन पटवारी के दफ्तर की ओर निकल पड़ा। शायद वहीं से उसे कोई सहारा मिल जाए या फिर एक और सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। साहब, 3 दिन पहले ओलों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। फसल कटाई का सर्वे करना था साहब। बीमा कंपनी वाले कह रहे हैं कि पटवारी की रिपोर्ट के बिना काम नहीं बनेगा। रामदीन, तुम्हारा नाम लिस्ट में तो है, पर डेटा मिसमैच आ रहा है। एक बार बैंक में जाकर बात कर लो।
पटवारी जी, क्या मैच नहीं कर रहा है? उसको ठीक कर सकते हैं अभी? रामदीन भाई, ये सरकारी काम है, कोई हलवा नहीं। पोर्टल पर लोड बहुत है, और फिर तुम्हारी जमीन का खसरा नंबर जो बैंक में दिया है वो यहाँ के रिकॉर्ड से थोड़ा अलग दिख रहा है। डेटा विसंगति है। साहब, जमीन वही है, खसरा नंबर वही है। ये डेटा विसंगति सिर्फ आपके दफ्तर में ही क्यों होती है? और पोर्टल की बात कर रहे हैं, दूसरे गांव के पटवारी तो काम कर रहे हैं। सबके लिए एक ही पोर्टल है ना? तुम पढ़े लिखे होगे पर सिस्टम को नहीं जानते। सर्वर बिजी चल रहा है कुछ दिनों से। साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ये सब मैं नहीं जानता। बस आप काम करवा दीजिए, मेरी पूरी फसल बर्बाद हुई है। देखो, अगर रिपोर्ट पूर्ण क्षति यानी 100% लॉस की बनानी है तो ऊपर वालों को खुश करना पड़ेगा। 5,000 रुपए दो, अभी फाइल आगे बढ़ा देता हूँ, वरना बीमा कंपनी तो बहाना ढूंढ ही रही है रिजेक्ट करने का। भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप वो है जो नियमों की आड़ में किया जाता है। एक किसान को अपनी ही बर्बादी साबित करने के लिए पटवारी से लेकर बीमा एजेंट तक सबको रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ फसल नहीं, एक किसान का भरोसा मरता है। रामदीन की कहानी उसकी नहीं, हर उस किसान की है जिसकी उम्मीदें आसमान पर टिकती हैं। बारिश ओलों में बहकर बेकार हो गई मेहनत, लेकिन किसान फिर भी हार नहीं मानता। अगली बहार में फिर बीज बोएगा, खेतों की जमीन सींचेगा, क्योंकि उसने जान लिया है खेतों की हरियाली ही जीवन की गाड़ी चलाती है।